नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सामान्यतः जब कभी भी किसी व्यक्ति को दांत, खाज, खुजली या इस तरह की कोई स्किन चर्म रोग जैसी समस्या होती है तो बहुत सहजता के साथ हमारे जेहन में या मरीज के जेहन में जो नाम आता है वो है जालिम लोशन। ये नाम ही अपने आप में बड़ा प्यारा है, जालिम लोशन। और ये जालिम लोशन इंदौर में बनाया जाता है। ओरिएंटल केमिकल वर्क्स का बहुत ही लोकप्रिय उत्पादन है जालिम लोशन। मेरे साथ स्टूडियो में बतौर मेहमान मौजूद हैं श्री नवीन झा साहब, जो ओरिएंटल केमिकल वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नवीन झा साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक समानता भी है, और वो समानता ये है कि दोनों एक ही गांव को बिलोंग करते हैं। यानी नवीन झा साहब भी उसी गांव वडनगर के रहने वाले हैं जहां मोदी जी का टी स्टॉल हुआ करता था। हालांकि झा साहब बरसों से इंदौर में रह रहे हैं, इंदौर में एक फैक्ट्री संचालित करते हैं और जालिम लोशन के साथ साथ प्राण सुधा जैसा एक उत्पादन भी बाजार में बहुत लोकप्रियता हासिल कर चुका है। प्राण सुधा वो है जो खास तौर पर गर्मियों में और बरसात के दौरान जब लोगों को उल्टी, दस्त या जी मचलाना, एसिडिटी, खट्टी डकारें, इस तरह की जब परेशानी आती है खान पान का गड़बड़ी की वजह से या मौसम परिवर्तन की वजह से, संधिवात की वजह से, जब कभी भी पेट में अफारे आने लगते हैं, गैस बनने लगती है, तब हम बहुत आसानी से जिस 2 बूंद जिंदगी के लेते हैं उसका नाम है प्राण सुधा। और वो प्राण सुधा बनता है ओरिएंटल केमिकल वर्क्स में, जिसके कर्ता धर्ता है श्री नवीन झा साहब। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ इस बात को लेकर बहुत शेयर करना चाहूँगा कि आप वडनगर से हैं जहाँ से नरेंद्र मोदी जी भी है, और हमने वडनगर के बारे में बहुत कुछ सुना है। वहाँ के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे मोदी जी, और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। और मोदी जी के पिताजी का आज भी वहाँ एक टी स्टॉल है, और मोदी जी स्कूल से जब रेसेस होती थी तो भागकर आते थे और यात्रियों को चाय बेचा करते थे। तो कुछ बताइए वडनगर के बारे में, मोदी जी के बारे में आपकी कुछ स्मृतियाँ हों, कुछ पुराना परिचय हो। नहीं, वडनगर के बारे में थोड़ी बहुत स्मृतियाँ हैं, जाते रहते हैं हम। बाकी फोर फादर्स तो वहाँ से बहुत पहले माइग्रेट हो गए थे, लेकिन मोदी जी ने वहाँ बहुत काम किए हैं क्योंकि उसमें का बिलोंग करते थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब भी उन्होंने वडनगर के लिए बहुत काम किया है। और वडनगर से उनको विशेष प्रेम भी रहा क्योंकि उनका घर वहीं पर हुआ करता था, बचपन उनका वहाँ पर बीता है। बाकी उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो कभी मेरा रहा नहीं है। जो सुनी सुनाई बातें आपने सुनी है, मैंने भी सुनी है। हमारे समाज का मंदिर है भगवान हाटकेश्वर जी का, उस मंदिर के अंदर वो नगाड़े बजाते थे, जिसका जिक्र वो कई बार अपने भाषण में किया करते हैं। हमारे समाज के बारे में भी कई बार वो अपने भाषण में कहते हैं कि वहाँ के नागर समाज वालों ने मेरे को बहुत मदद करी थी, नागर ब्राह्मण लोगों ने, इस तरह का वो जिक्र किया करते हैं। इससे ज़्यादा की जानकारी तो उनके पास की हमारे पास नहीं है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वो हमारा और उनका गाँव एक ही है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात होती है कि हमारे गांव का लड़का, हमारे गांव का चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका वडनगर से इंदौर तक का सफर, और इंदौर में आने के बाद आपने ये जो केमिकल वर्क्स, ओरिएंटल केमिकल वर्क्स जो जालिम लोशन बनाता है, प्राण सुधा बनाता है, इस आपकी जीवन का ये सफ़र है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जाने। क्योंकि एक कामयाब उद्योगपति होने के साथ साथ आप एक बहुत ही विनम्र और सज्जनता आपके चेहरे से, आपकी बातचीत के लहजे से मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये संघर्षों का सफ़र कैसा रहा। हमारी संस्था के अंदर ये मेरे दादाजी जसवंत लाल जी ने इसकी स्थापना की थी, ओरिएंटल केमिकल वर्क्स की। और आज से करीब 92 साल, 92 ईयर्स पहले की घटना है ये। हम लोग, हमारा परिवार या हमारे फोर फादर्स गुजरात से माइग्रेट होकर के राजस्थान में प्रतापगढ़ पे शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ से करीबन 80-85 साल पहले इंदौर आकर के बसे थे। और प्रतापगढ़ से काम की तलाश में मेरे दादाजी बम्बई गए थे। बम्बई में किसी विज्ञापन की कंपनी के अंदर ट्रांसलेटर का काम करते थे,
और ट्रांसलेट करने के बाद में विज्ञापन की व्यवस्था करने के लिए देश में घुमा करते थे। तब उनके मन में ये विचार आया घूमने पर कि गरीब आदमी को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती इलाज के लिए, तो उनके मन में ये आया कि कोई घरेलू चीज़ें इस तरह की चालू की जाएं जिसकी वजह से अपन इस गरीब आदमी को कम से कम पैसों के अंदर अपन इलाज उपलब्ध करा सकें। और वो उन्होंने कुटीर उद्योग के रूप में अपने घर से ही नौकरी करते करते साथ में चालू किया इस काम को। फिर बम्बई में रहने लायक उनको वातावरण नहीं महसूस हुआ, तो फिर इंदौर शिफ्ट हो गए। इंदौर आकर के फिर अपना सारा यहाँ पर काम करते रहे। विज्ञापन लेने आते रहते थे यहाँ पर, तो पूरे देश में घूमते थे। उनका कुछ संपर्क बना होगा। फिर प्रतापगढ़ पास में था जहाँ से अपना नेटिव प्लेस अभी हुआ करता था। जी। तो उस वजह से मंदसौर के पास में जो प्रतापगढ़ है, फिर इंदौर में आकर के एक दवा की दुकान लगाई उन्होंने राजवाड़ा के अंदर, बॉम्बे एजेंसी के नाम से, क्योंकि बॉम्बे से यहाँ पर आए थे तो बॉम्बे एजेंसी उन्होंने उसका नाम रखा था। कुछ कंपनियों का काम भी उन्होंने लिया, फिर अपना बना करके बेचने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे संघर्ष करते करते फिर राव में किसी वजह से शिफ्ट होना पड़ गया उनको। राव के अंदर फिर अपना सारा कारोबार वहाँ शिफ्ट किया और धीरे धीरे करके जो है संघर्ष करते रहे। दादाजी बाद पिताजी कब इस फर्म से जुड़े? पिताजी, ताऊजी, मेरे सब जितने भी काका लोग हैं सब लोग मिलकर के 4 भाई थे, वो चारों भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। फिर धीरे धीरे करते करते वो जनरेशन बदलती गई। मैं तीसरी जनरेशन में हूँ इस समय। और इसको तो ये आपका पुश्तैनी व्यवसाय है जो आपको अपने दादाजी से, अपने काका जी से और पिताजी से मिला जी, और उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ नया करने का मन में विचार नहीं आता? नया करने का तो ये है कि इसको ही अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक फैला सकें और दूसरे उत्पादन इसमें जोड़ते चले जाएं, वही सबसे बड़ा काम होगा। अपन ज़्यादा इसको डेवलपमेंट तो इसी डायरेक्शन में चलें तो अच्छा है। और जैसा कि एक कहावत है, मछली के बच्चे पानी में ही तैरेंगे, तो इसी में तैरते रहेंगे। कहावत तो ये भी है कि चिड़िया के बच्चों को उड़ना नहीं सिखाता, अपने आप सीख जाते हैं। नवीन जी, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है आपकी कंपनी की? जो जैसे कि आपने कहा कि एक तो दादाजी के जीवन का ये उद्देश्य था और बहुत बड़ा थॉट है कि गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ कैसे मिले। मैं समझता हूँ ये देश की आज भी सबसे बड़ी चुनौती है जी। हमने कोविड में देखा कि लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, जेवर बिक गए, इलाज नहीं मिला। तो ये तो सबसे बड़ा सवाल आज भी है जो आपके दादाजी के युग में, आपके दादाजी के ज़माने में था कि लोगों को सस्ती दवाइयाँ कैसे मिले। तो इस ध्येय वाक्य को पाने के लिए आपकी कंपनी क्या करती है और कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? काम क्या होता है कि जब भी महंगी होती है उसका कारण ये होता है कि आप अपना मुनाफा ज़्यादा रखते हैं। अगर आपका मुनाफा अपन लिमिटेड रखेंगे तो अपने आप चीज़ सस्ती हो जाती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर जो है कम डाले जाते हैं कि भैया कम कॉस्ट वाले। कई चीज़ें क्या होती है, महंगी चीज़ खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता, अच्छी चीज़ खाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उस तरह से जो है उसके अंदर जो है सस्ती से सस्ती तो नहीं कहना चाहिए, उसको उपयोगी चीज़ को जो है जो ज़्यादा महंगी ना हो वो डाल करके उसको जो है भाव को कंट्रोल में रखा जाता है और फिर अपना मुनाफा कम रखा जाता है। जब आप मुनाफा कम रखेंगे तो आप सस्ते दामों के ऊपर चीज़ उपलब्ध करा पाएंगे। ये आपका स्ट्रेंथ यही है? ये हमारी स्ट्रेंथ है। आप मुनाफे की बजाय उसकी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और मिनिमम मुनाफा के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो है वो बल्क में या वॉल्यूम बढ़ाने में विश्वास रखते हैं ताकि मुनाफा कम हो लेकिन वॉल्यूम बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की सेवा करना उद्देश्य है। उनकी बीमारी, उनकी समस्याएं मिट जाएं, वो हमारा उद्देश्य है। तो लोगों का भरोसा जालिम लोशन पे उस जमाने से है जी, प्राण सुधा पे उस जमाने से। 92 साल पहले आपके दादाजी ने किया। मुझे भी याद है कि जब कभी भी शादी ब्याह में कुछ उल्टा सीधा खाने में आ जाता था या लू लग जाती थी गर्मी के दौरान खासतौर पर, और गांव में हम रहते थे, तो मेरी दादी बताशे में 2-3 बूंद ये डाल के आपकी हरी वाली और खिलाती थी। ये तो मुझे भी स्मृति में। तो ये 92 साल से लेकर आज तक जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं रहा होगा, जब मैं बचपन में कई बार मैंने प्राण सुधा ली है। हम ट्रेवल्स में जाते थे, यात्रा पे जाते थे, तो साथ में हमारी दादी रखती। जब मैं पढ़ने के लिए आया 11वीं पास करने के बाद, तो मेरी माँ ने ये जो साथ में कुछ दवाइयाँ रखी उसमें एक प्राण सुधा भी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके मालिक का मैं इंटरव्यू करूंगा, तो मैं आज खुशनसीबी समझता हूँ। धन्यवाद। तो ये जो आपका विश्वास है आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों का, वो कैसे कायम रखा आपने? सबसे बड़ी चीज़ उसमें ईमानदारी चाहिए आपको। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। लॉन्ग रन में चलने के लिए, लंबी दूरी के लिए आपको विश्वास पैदा करना जरूरी है और विश्वास ईमानदारी से आता है। शॉर्टकट से विश्वास कभी आ नहीं सकता है। ईमानदारी
ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लॉन्ग रन, लंबा समय जैसे 92 ईयर्स अगर मेरी संस्था को हो गए हैं, तो उसका मुख्य यही है कि हम ईमानदार रहे संस्था के प्रति, कार्य के प्रति, ग्राहक के प्रति। मैं हमेशा एक बात सोचा करता था कि ये जालिम लोशन, जालिम शब्द तो दुष्ट होता है, बर्बर होता है, क्रूल होता है, इसके लिए जालिम लोशन नाम आपने कैसे रखा और किसने रखा? आपने रखा या दादाजी ने रखा या आपके पिताजी ने रखा? और ये नाम इतना लोकप्रिय हो गया है और ये भिन्न भिन्न संदर्भों में जालिम लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बहुत आदमी चिपकू हो जाता है तो हम कहते हैं यार ये जालिम लोशन है। कभी कोई आदमी बहुत किसी को चाटता है, दिमाग खराब पड़ता है, बोले यार बहुत जालिम लोशन टाइप का आदमी। तो ये नाम जालिम रखने का नया प्रयोग ये कैसे और किसने कब किया, इसकी थोड़ा राज बताइए। प्रयोग तो पुराना ही है, नया तो नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी सुनाते थे मेरे को, मेरे दादाजी ने इस नाम को रखा था क्योंकि बम्बई में रहे हुए तो महाराष्ट्र से का थोड़ा टच रहा। क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो विज्ञापन लिखा करते थे जी, तो विज्ञापन में बड़ी एक केची लाइन पकड़ना पड़ती है और सबको 1 मिनट में चढ़ जाए, जुबान पे चढ़ जाए। वैसे ही कुछ ये उन्होंने कैची लाइन पकड़ी, जालिम लोशन। किसी दवा के अंदर उन्होंने लिटरेचर में कहीं पढ़ने में आया उनके कि ये जालिम औषध है, तो वहाँ से वो जालिम शब्द उन्होंने उठा लिया और ये जो दांत खुजली के लिए लोशन बनाया इसका नाम जालिम लोशन रख लिया उन्होंने। तो किसी दवा के अंदर उनको ये पढ़ने में आया था कि ये जालिम औषध है। दांत खाज खुजली के लिए जालिम उसके लिए। आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है। आदमी के लिए तो अच्छा ही है। तो कुछ आपके ऐसे सीक्रेट फार्मूले हैं प्राणसुधा के जालिम लोशन के, जो जैसे कहते हैं कि पेप्सी और कोक अपने फार्मूले बताते नहीं है किसी को जी। तो ऐसे कुछ आपके भी कुछ ऐसे सीक्रेट फार्मूले हैं जो सिर्फ आपको ही मालूम है, आपके खानदान को ही पता रहते हैं, वो आप बताते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मूले तो हमको ड्रग डिपार्टमेंट से पास कराना पड़ते हैं और उसी अनुसार हमें सब कुछ करना पड़ता है। फार्मूले के अंदर इसमें कोई भी जो है वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट जो भी कुछ है वो उसको बेचने में है। आपकी ईमानदारी से अगर आप प्राइसिंग करेंगे और अवेलेबल कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका विज्ञापन सही तरीके से करेंगे तो आपका धंधा चलता चला जाएगा। बाकी इसमें आपका परिवार के साथ साथ एक बड़ा परिवार भी है, क्योंकि जालिम लोशन कोई डॉक्टर लिख के नहीं देता जी, प्राणसुधा कोई MBBS MD डॉक्टर लिख कर नहीं देता जी, लेकिन भारत का हर आदमी जालिम, जब भी उसको दांत खाज खुजली होती है जालिम लोशन लेता है। पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उल्टी दस्त होता है, यात्रा करने के पहले वॉमिट सेंसेशन होता है जी, वो प्राणसुधा लेता है जी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आपके काउंटर सेल बहुत है पूरे देश भर में जी। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क आपने कैसे खड़ा किया कि बगैर चीजों के कि छोटे से छोटे गांव में भी प्राणसुधा मिल जाती है, बहुत छोटा सा गांव होगा जिसमें 5-10 गांवों के बीच में एक मेडिकल स्टोर होगी, वहां भी जालिम लोशन मिल जाएगा। तो इतना बड़ा सेल्स नेटवर्क ये आपने कैसे खड़ा किया? ये मेरे पहले वालों ने किया था इस काम को और गांव-गांव जाते थे, दुकान जाते थे और 2-2, 3-3, 4-4 शीशियाँ जाकर के उनके दुकान पर रख करके आते थे। अगली बार आएंगे तब पैसे ले जाएंगे, उस टर्म के ऊपर माल रख करके आते थे और इस प्रकार धीरे धीरे करके जो है ये काम बढ़ता रहा। तो अवेलेबिलिटी सबसे जरूरी थी। मेहनत वाला काम रहा होगा, बहुत छोटे-छोटे गांव में जाना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। अपन उस जमाने को में इमेजिन नहीं कर सकते, आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे, ठहरने की जगह नहीं होती थी। मुझे तो याद पड़ता है कि किराना की दुकान पर भी जालिम लोशन और प्राणसुधा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मैं अपने गाँव की अगर बात करूँ तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उल्टी दस्त टाइप का हो रहा है जी, तो आप किराने की दुकान पे जनरल स्टोर टाइप की जो दुकानें होती हैं वहाँ मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। तो ये नेटवर्क ये आपके फोरफादर्स ने खड़ा किया? जी हाँ, हमारे पहले वालों ने किया, हम तो उसको सींच रहे हैं जी, और उपलब्ध कराते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो उस स्ट्रेटेजी से हमारा काम। और उन्होंने जो विश्वास जमाया था उसको कायम रखा। कारोबार संभालना और उसके साथ साथ अपने परिवार को समय दे पाना जी, ये कैसे हो पाता है? तो जहाँ चाह वहाँ राह होती है और आपको ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशंस आपके जीवन में नहीं हैं तो आप उसको मैनेज कर पाते हैं। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने पाल रखी हैं तो फिर आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, धंधे के अंदर ही लगे रहेंगे। तो कहीं भी जाकर के आपको एक सीमा तो निश्चित रूप से करना पड़ेगी कि जीवन के अंदर आप कहीं तो सीमित होइए। आप काम है तो काम के प्रति भी आप समय दीजिए, समय के बाद का जो टाइम है वो तो आपके परिवार के लिए होना चाहिए। उस चीज़ को पालन करने का पूरा लगाना पड़ता है। निश्चित है वो, निश्चित है वो। एक मैंने किताब पढ़ी थी किसी जैन मुनि की, नाम तो भूल रहा हूँ उनका मैं, कभी तो रुको कहीं तो रुको। उसमें उन्होंने यही जिक्र किया था कि आप सिर्फ दौड़ते रहोगे तो जिंदगी के अंदर दौड़ते रह जाओगे आप, बाकी के काम भी तो जीवन के आपको करना है ना।
और ज़िंदगी के अंदर आगे जाकर के कभी आप ये तय कर लो कि मेरे को इतना धंधा करना है, इतने रुपए कमाने हैं या इतनी उम्र तक कमाने हैं, वो तय कर लीजिए आप। और उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ कि आप टाइम तय कर लीजिए कि मेरे को धंधे के लिए इतना समय देना है, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है ना। देते हैं आप? क्या, कब से आपकी वर्किंग शुरू होती है, कब तक? अब तो मेरा बहुत कम समय हो गया, क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो मैंने वर्किंग दूसरों को सौंप रखी है। कितने साल के? मैं 65 साल का हो गया हूँ, 66 बार मुझे चल रहा है। तो अब आपके बाद वाली जनरेशन ने आपका काम संभाल लिया है? मैं उसी नेटवर्क उसी तरह से बना दिया है कि लोगों की जवाबदारी सौंप दी है। तो वो आपके बाद वाले कौन कौन लोग? मेरा छोटा भाई है, एक कजिन है मेरा, काका का लड़का है, वो मेरे साथ काम करता है। मेरे बच्चे हैं दूसरे कामों में लगे, पढ़ लिख के आए हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं तो दिक्कत पड़ जाती है जरा उसके साथ में, लेकिन वो अब साथ में बड़ी पढ़ाई करके आते तो अपना पुश्तैनी काम करना नहीं चाहते। अब वो होता क्या है कि आदमी के मन में तमन्नाएं होती है ना बड़ी, तो वो तमन्नाएं अपनी जगह। आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, जालिम लोशन बहुत बड़ा नाम है। क्या होता है कि वो जो शेल्टर के अंदर आदमी चलता है तो सकता है मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो लेकिन खैर वो मानसिकता बदल रही है धीरे धीरे, बच्चे सब वापस लेकिन अभी आपके एक ब्रदर और उनके बच्चे मेरे बच्चे भी सब साथ में आते जा रहे हैं। जालिम लोशन के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ कि जालिम लोशन इतना लोकप्रिय ब्रांड कैसे बन सका। मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह इसको जानना चाहता हूँ। उन बच्चों के लिए, MBA के बच्चे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बात कहें कि एक छोटे सी डिब्बी को, एक छोटे से लोशन को देश का लोकप्रिय ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है? उसके लिए बहुत समय लगा, इतने सालों तक मेहनत करना पड़ी है, इतनी जल्दबाजी में। फार्मूला क्या है? फार्मूला तो जो जनरल फार्मूला जो कि आजकल के बच्चे जो पढ़ते हैं कि वो फिलिप कोटलर को पढ़ लेते हैं कि मार्केटिंग इज द फंक्शन ऑफ 4 P's, 5 के बाद 4 के बाद 5 हो गए, 6 हो गए, जो भी कुछ हो गए उनके प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन जो भी हैं। तो इसके अंदर इस तरह से आपको प्रोडक्ट सही रखना है, प्राइसिंग सही रखना है, प्रमोशन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसमेंट, जो चौथा P आता है प्लेसमेंट, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इन सब का जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, प्राइसिंग आपकी कॉम्पिटिटिव रखेंगे और प्रमोशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चारों का जब तालमेल बैठता है तब जाकर के कोई भी चीज़ ग्रो होती है। और हमेशा जो भी नए बच्चों के बारे में जिन्होंने नाम लिया आपने, उनको ध्यान ये रखना चाहिए कि ये बहुत लंबी दूरी का रेस है, मैराथन जिसको कहते हैं, वो मैराथन है ये। आप शॉर्टकट के अंदर इसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, सतत लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के इसके अंदर सफलता मिलेगी। और आपके दादाजी ने कभी जब उस समय कल्पना की होगी, उस समय उल्टी दस्त से बहुत मौतें हुआ करती थी। हालांकि ग्रामीण परिवेश में आज भी नवजात बच्चों की और शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण उल्टी दस्त है जी। तो उस समय खासतौर पर बरसात के मौसम में हैजा बहुत फैलता था और आंत्रशोथ जिसको हम कहते हैं वो बहुत होता था। गर्मी में लू लगने की बहुत समस्या थी और खासतौर पर बिहार और उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त लू होती थी, यूपी में। तो उस समय आपके दादाजी ने कल्पना करी प्राण सुधा की जी। तो ये आज भी बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में इतनी उपयोगी कैसे बनी हुई, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उपयोगी बनने रहने में समस्या कहाँ है? जो उस समय उपयोग में आती थी अभी भी आती है, लेकिन अभी ठीक है मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो आदमी जो है वो पहले मेडिकल की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी घरेलू उपचार के रूप में ये अभी भी उसी तरह इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप ट्रेवलिंग के अंदर जाइए, आपको धूप में जाना पड़ता है। मैं तो ये क्या, हम तो कई बार रिकमेंड ये करते हैं कि सुबह घर से निकलते वक्त अगर 2 बूंद आपने गर्मी के अंदर या बरसात में लेके निकल गए आप, तो कुछ भी पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसका जो बैड इफेक्ट होने की संभावना कम से कम हो जाती है। तो क्या प्राण सुधा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं कि केमिकल है? प्राण सुधा में एसेंशियल ऑयल्स हैं, मेंथॉल, थाइमोल और कैम्फर का मिक्सचर है ये। मेंथॉल, थाइमोल और कैम्फर मतलब पुदीना है, अजवाइन का साथ है और कपूर है, मुख्य चीज़ ये है। इसका मिक्सचर है ये, और ये मिक्सचर इफेक्टिव है। पुदीना और कपूर और अजवाइन तो आयुर्वेदिक में भी आता है। आयुर्वेदिक ही है ना, आयुर्वेदिक ही चीज़ है ये। तो इसका मिक्सचर है ये। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जब भी ये व्याधि होती है ना, उल्टी दस्त और आपने पेट उसके बारे में जो बात करी, तो ये वात, पित्त और कफ का एक बैलेंस होता है। आयुर्वेद के अंदर इसका नाम हमेशा चलता है, अपने सभी लोग जानते हैं इस चीज़। नाड़ी वैद भी इन्हीं 3 पे काम करते हैं। इन 3 के ऊपर, इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर ही काम करते हैं सारे के सारे। तो जब इसका बैलेंस शरीर में बिगड़ जाता है, उस समय जो है ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो और दूसरी चीज़ होती है शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये बिगड़ जाता है। जब हम प्राणसुधा लेते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन हो जाता है,
जिसकी वजह से वात पित्त और कफ का जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो जाता है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। ये नाम भी बहुत ही अद्भुत अच्छा नाम है, प्राण सुधा। सुधा यानी अमृत। सुधा और प्राण तो ये प्राण के लिए अमृत का काम करती है। प्राण के लिए अमृत, ये सोचकर ही नाम रखा गया है। और आपके दादाजी थे बड़े साहित्य के अभिरुचि आदमी। वो तो क्या कहें उसको, वो तो अब क्या थे ज्ञानी थे अपन कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उनका बड़ी डीप रूटेड उनकी थॉट हुआ करती थी हर चीज। आपने देखा नहीं अपने दादाजी को? मैं 1 साल का था तब वो। अच्छा, इसलिए आप, लेकिन जिस तरह का उन्होंने नाम रखे हैं, जी, जी, जो नाम आज भी बहुत लोकप्रिय है, जी जी जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सोच विचार करके उनके नाम थे प्राण सुधा। जी। जालिम लोशन में क्या है? जालिम लोशन को हम सामान्यतः, जो मैं जानता हूँ, जो मेरा सामान्य छोटी बुद्धि है, कि त्वचा की कोई बीमारी हो जाए, दांत खाज खुजली, लेकिन क्या दांत खाज खुजली के अलावा भी ये सिरोसिस या इस तरह की चीजों में भी जालिम लोशन काम करती है? नहीं करती। दांत खाज खुजली के लिए ये लिमिटेड, केवल दांत खाज खुजली में दांत खाज खुजली, इसमें क्या है? एक्जिमा, दांत खाज खुजली एक्जिमा उसके लिए होती है। ये क्या होता है, दांत खाज खुजली कुछ जर्म्स पैदा हो जाते हैं शरीर में। क्या होता है कि जब ये आपका जो मौसम बदलता है या ये बरसात हो जाती है, तो इसके अंदर कई बार जो जहाँ पर अपन कहीं बरसात बहुत ज़्यादा होती है, अपने यहाँ तो बहुत कम होती है, लेकिन यूपी बिहार के अंदर या आसाम के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो उस बंगाल के अंदर बरसात खूब होती है। बरसात में क्या होता है, लोगों को कपड़े सूख नहीं पाते, तो नहीं सूख पाते तो गीले कपड़े पहनना मजबूरी हो जाती है। तो वहाँ पर ये जर्म, जिस तरह की आपको जुएँ पैदा होती हैं सिर के अंदर एटमॉस्फेयर मिलते ही से, वैसे ये जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इस जर्म्स को मारने के लिए ये दवा है। इसमें क्या है? जैसे आपने बताया कि प्राण सुधा में कपूर है, अजवाइन है, पुदीना है। सिंपल सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है, इसको फिनॉल भी इसके अंदर डाला हुआ है, और इसको जो है वो गीले कपड़े पहनने से या पसीना हो जाता है, आसपास पसीना जो होता ठीक है, पसीने होता है तो गीलापन रहता है, तो वहाँ पर ये सब पैदा हो जाती है। ये जले कटे में काम नहीं आता? जले कटे में नहीं आएगा काम, ये सिर्फ दांत खाज खुजली एक्जिमा इसके अंदर। क्या खूब जलन करता है जब इसको लगाया जाए? जलता है, तो उसको एक्चुअली उसका प्रोसेस ये है कि उस चमड़ी को जला देता है। जब चमड़ी जल जाती है तो जर्म्स भी जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में नई चमड़ी वैसी की वैसी आ जाती है थोड़े दिन के अंदर, और ठीक हो जाता है। और जलन बर्दाश्त कितनी देर जलन होती है? 2-3 मिनट, धीरे धीरे कम लोग, हाँ, इतना लोकप्रिय लोग जलन सहन कर ही लेते होंगे। आंख में दवा डालते हैं, वो भी तो जलती है कई बार। और ये भी लोगों को लगता होगा कि जलन हो रही है, इसका मतलब कि वो कीटाणु मर रहे हैं। प्रोसेस ही है ना, अब जो हम लोग उसके अंदर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो यही करते हैं कि इससे जलन होगी, जलने से चमड़ी जलेगी ऊपर की, क्योंकि चमड़ी के अंदर आपके जर्म्स हैं, जर्म्स को मारने का यही तरीका होगा, और वो तब पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाते हैं, नई चमड़ी आ जाती है। अच्छा, प्राण सुधा सबके लिए है? मतलब गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जी, या जिसको किसी की तरह की बीमारी है, जी, प्राण सुधा कोई भी ले सकता है? सामान्य दवा है, कॉमन दवा, पुदीना है, अजवाइन है, बिल्कुल तो एसेंशियल ऑयल्स हैं। छोटे बच्चों को तो देते ही, मैंने खुद ने अपने बचपन में खाया पिया, लेकिन गर्भवती महिलाएं वगैरह इनके लिए लेने के लिए ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। तो ये जो आजकल की जो जीवन शैली है जी, उसमें एसिडिटी बहुत कॉमन चीज हो गई है। खान पान जिस तरीके का है, जिस तरह का हम जंक फूड हमारे बच्चे खा रहे हैं, नई जनरेशन, या बाजार का खा रही है, होटल का खा रही है, और तेज मसाले हम खा रहे हैं, नए लड़के सिगरेट शराब पी रहे हैं, और नींद भी पूरी नहीं होती है, और रात भर जगना है, प्रेशर बहुत है, टेंशन बहुत है, इसकी वजह से एसिडिटी बनती है। तो ये प्राण सुधा उसमें कैसे प्राण फूंक सकती है, अमृत डाल सकती है? मैंने बताया आपको कि वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस है ये। तो जैसा आपने कहा एसिडिटी हो जाती तो पित्त बढ़ गया, जब पित्त बढ़ गया तो जब प्राण सुधा आप लेंगे अपन, तो पित्त को शांत कर देगी, उस बैलेंस को बराबर कर देगी, और सारी समस्या मिट जाएगी। कितनी बूंद लेना चाहिए सामान्य? ये 2 से 5 बूंद तक डिपेंड करता है किस पानी, सामान्य पानी में डालेंगे। अलग अलग तरह से उसके प्रिस्क्रिप्शन सब हमने लिख रखा है, अलग अलग चीज़ के लिए, किसी में सादे पानी से है, किसी में गुनगुने पानी से है, इस तरह से शक्कर में है कोई चीज़ है, इस तरह से। ये बताशे में लोग खाते हैं, इस तरह से खाते हैं, तो उसको आप ले लेंगे तो आपका ये जो बैलेंस हो जाता है, एक साथ गैस बाहर आ जाती है, या वो अपने आप उसको ठीक करती है? अपने आप ठीक कर देती है उसको, अपने आप ठीक कर देती है उसको। गैस है वो, जो भी उसकी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बाद में आपका जो बैलेंस है, बैलेंस सुधर जाता है ना। उस बैलेंस को मेंटेन रखना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका विजन है, जिसमें आपने कहा कि एक तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ईमानदारी रखनी पड़ती है, और तीसरी बात जो अपनी हमारी चर्चा के दौरान उभर के सामने आई कि प्राइस को हम बहुत मुनाफा अपना कम रखते हैं। इसके अलावा और
क्या आपका विजन है कि जिससे कि कारोबार आगे बढ़े? मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारे नई जनरेशन सीखे, आपका अपने अनुभव का लाभ। जी जी, नई जनरेशन के लिए मैं अक्सर जब भी कोई भी चर्चा होती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि धंधा एस्टेब्लिश करना बहुत आसान है। पैसा है, पैसा मिल गया आपको, जगह मिल गई, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन मुख्य चीज़ जो धंधे के अंदर होती है वो होती है धैर्य। तो अगर आप धैर्य रख सकें तब जाकर के ही आप सफल हो पाएंगे। आम का झाड़ भी लगाते हैं तो इमीडिएट फल नहीं देता है। तो जो भी व्यक्ति चाहे, 4 से 6 वर्ष लगते हैं। जो भी धंधा करना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे कि मैं आम का झाड़ लगा रहा हूँ या बरगद का झाड़ लगा रहा हूँ, तो वो झाड़ लगाने के लिए जो शुरू का समय है वो समय आपको धैर्य से बिताना पड़ेगा, और जब धैर्य से आप बिताएंगे तब जाकर के आप सफल होंगे। और मेरा मानना ये है, या थोड़ा जो भी अनुभव है वो ये है कि अधिकतर लोग असफल उस धैर्य वाले पार्ट में ही होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर यू कैन कैरी वाटर इन ए सीव, सीव यानी चलनी के अंदर आप पानी ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? प्रोवाइडेड यू वेट टिल इट फ्रीजेस। वो जम जाए तब तक अगर आप इंतज़ार करेंगे तो पानी को उसके अंदर आप ले जा सकेंगे। तो यही धंधे के साथ में है कि धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। यानी आप साहस करते हैं, साहस के साथ उद्यम करते हैं, उद्यम के बाद में जब तक धैर्य नहीं रखेंगे तब तक आप सफल कभी नहीं होंगे। और हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए, धंधा शॉर्ट टर्म नहीं है। दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर सेहत के संदर्भ में? माशाल्लाह, नजर ना लग जाए, आप 65 वर्ष की उम्र में बिल्कुल फिट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लगता है कि आप सेहत को लेकर बहुत संजीदा है। तो चूंकि हमारा कार्यक्रम भी सेहत पर आधारित कार्यक्रम है, तो हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? सेहत को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अपन वैसे भी अपना पहला सुख निरोगी काया, जो 8 सुख हैं उसमें सबसे पहला निरोगी काया है। तो काया के अपने को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए अपने को प्रायोरिटी हमेशा रखना चाहिए। और होता क्या है कि बाकी सुखों को प्राप्त करने में, पैसा प्राप्त करने में, सुविधाएं प्राप्त करने के अंदर अपन उस सेहत वाले पार्ट को अपन भूल जाते हैं। इसलिए सेहत की कीमत पे काम न करें, नियमित जीवन जिएं, यही मेरा कहना है। अगर वो करेंगे तो आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। और जहाँ तक जो आजकल के लाइफ स्टाइल है, इसमें टेंशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो टेंशन क्यों पालना? टेंशन मत पालिए। आप ये सोचिए कि जो भी काम होना है आपने अपनी तरफ से अगर पूरा कर दिया है, इसके बाद कोई और दूसरा देखने वाला है जो इस काम को पूरा करेगा। तो आप उस तरह से चलिए, आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप कई बातें ऐसी होती हैं जो कि आपके कंट्रोल की चीज़ें नहीं रह सकती हैं। तो जो चीज़, एक बाइबल का कोई है, वो अंग्रेजी का पूरा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, कि आप जो चीज़ बदल सकते हैं उसको बदलने की कोशिश करिए, और जो नहीं बदल सकते हैं उसको स्वीकार करने की कोशिश करिए। और तीसरी चीज़ भगवान से जो मांगिए वो ये मांगिए कि इन दोनों चीज़ों में, कि किसको बदल सकता हूँ और किसको नहीं बदल सकता हूँ, इसके अंदर डिफरेंस करने का, कि ये तो मैं पहचान तो सकूँ कि किसको बदल सकता हूँ, किसको ना बदल सकता हूँ। उस चीज़ को देख करके आप करिए तो टेंशन कभी नहीं होगा आपको। वैसे तो नवीन जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन आज की हमारी ये पूरा वार्तालाप सुन के आपको लग रहा होगा कि किसी फिलासफर से, किसी दार्शनिक से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस तो आपका कामयाब है ही, जालिम लोशन और प्राण सुधा तो घर घर में है, लेकिन जालिम लोशन और प्राण सुधा के साथ साथ आपके जो विचार हैं, अगर मैं उसको शायर की भाषा में कहूँ तो बहुत जालिम है। आपके विचार जो हैं वो इतने प्रेरक हैं, इतने युवा पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि समाज की सभी पीढ़ी के लिए बहुत ही उम्दा बात आपने की है कि धैर्य भी रखना चाहिए, और हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाल के साथ, उस सर्वोच्च शक्ति के साथ तालमेल बिठाल कर, संतुलन बनाकर, इस बात का हमें, हमारे में ये चेतना, ये प्रज्ञा होनी चाहिए कि हम बदलने और न बदलने वाली बीचों का अंतर समझकर, उसको जानकर, ईश्वर के साथ एक तादात्म्य में स्थापित कर अपने धंधे का विकास करें, अपने जीवन का को उन्नति के शिखर पर ले जाएं, और परिवार के साथ मिलकर उस सुख का अनुभूति कर सकें, तभी वो सच्चा सुख है। आप अपने काका के बच्चों के साथ, काका के भाई के साथ, लड़के के साथ व्यापार करते हैं, एक संयुक्त परिवार भी कितनी बड़ी ताकत होती है, उसका उदाहरण है श्री नवीन झा, जो बरसों से अपने पुश्तैनी व्यापार को और आगे और आगे और आगे ले जा रहे हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।